राइट। सर तुम मेरे पास आ रहे हो कि मुझे 100 रुपये दे दो, ठीक है, लेकिन मैं कैसा सर हूँ, मैं बड़ा कंजूस सर हूँ, ठीक है, मेरे पैसे मेरे हैं, मैं नहीं दूंगा। राइट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तुम यार मनाना स्टार्ट करते हो, यार 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ठीक है, लेकिन यार तुमने कुछ आधे घंटे तक मनाया, मैंने तुम्हें 100 रुपये नहीं दिए, तुमने 1 घंटे तक मनाया, मैंने फिर भी नहीं दिए, 2 घंटे पे मनाया तब मैंने तुम्हें दे दिए। मतलब तुमने 2 घंटे तक मनाया तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि यार इसको ज़रूरत है। राइट, ठीक है। गैसियस तो हमें पता है, आइसोलेटेड मतलब यार मैं अकेला बैठा हूँ और तुम मुझे मनाने आ रहे हो कि भाई 100 रुपये दे दो, ठीक है, तो मैं आइसोलेटेड हूँ, मेरे पास मेरे आसपास और 5-6 लोग हैं, तब मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, ठीक है, तो अकेला होना चाहिए। अकेला होगा तो मैं बोलूँगा आइसोलेटेड, और गैसियस फॉर्म में होगा तो मैं बोलूँगा गैसियस आइसोलेटेड एटॉम। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई यार कि यार तुमने पहली बार रोटी बनाई है, ठीक है, और गोल रोटी बन गई तो मज़ा आने वाला है, ठीक है, तुम्हें यार कॉन्फिडेंस आएगा, तुम स्टेबल हो जाओगे। लेकिन अगर गोल की जगह पे कुछ भी शेप आ गया, राइट, तो यार तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यार हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है उसमें सिमेट्री होती है, ठीक है, हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड है उसमें सिमेट्री होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई देखने में मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा स्टेबल भी होगा। Welcome students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your JEE Mains 2020 marks with some very important question and tricks from the chapter Classification of Element and Periodicity in Properties and Hydrogen. So without wasting time, let's begin. And so here is our first question. The atomic numbers of vanadium V, chromium Cr, manganese Mn and iron Fe are respectively 23, 24, 25, 26. Which one of these may be expected to have the highest second ionization enthalpy? राइट। सो यार यहाँ पे तो क्या दिया तुम्हें, एलिमेंट भी दे दिया और उसके एटॉमिक नंबर भी दे दिए, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि यार तुम्हें 1 से 30 तक एलिमेंट्स याद हो कम से कम, राइट, क्योंकि कई बार यहाँ पे नंबर्स नहीं देते। फिर हमें क्या बोला है, विच वन ऑफ दिस मे एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जिनको आयनाइजेशन एंथैल्पी पता नहीं है वो क्या होता है, राइट। सर तुम मेरे पास आ रहे हो कि मुझे 100 रुपये दे दो, ठीक है, लेकिन मैं कैसा सर हूँ, मैं बड़ा कंजूस सर हूँ, ठीक है, मेरे पैसे मेरे हैं, मैं नहीं दूंगा। राइट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तुम यार मनाना स्टार्ट करते हो, यार 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ठीक है, लेकिन यार तुमने कुछ आधे घंटे तक मनाया, मैंने तुम्हें 100 रुपये नहीं दिए, तुमने 1 घंटे तक मनाया, मैंने फिर भी नहीं दिए, 2 घंटे पे मनाया तब मैंने तुम्हें दे दिए। मतलब तुमने 2 घंटे तक मनाया तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि यार इसको ज़रूरत है। राइट। तो तुमने क्या किया, अपनी एनर्जी लगाई, राइट, एनर्जी मतलब एंथैल्पी लगाई, ठीक है। तो 100 रुपये निकालने के लिए तुमने जो एनर्जी लगाई, ठीक है, वो एनर्जी को मैं बोलूँगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एटॉम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट, एटॉम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझ रहे हो, तुम्हारी जो मनाने की एंथैल्पी थी वो ह्यूमंस में, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पे होगी, एटॉम्स में होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मतलब यार एक मेटल M है, उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, M+ में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो है कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है, हमें कुछ एनर्जी डालनी पड़ती है, राइट, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अपने आप थोड़ी निकलने वाला है, राइट। तो वो जो एनर्जी हम डालते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात क्लियर हो रही है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये होना चाहिए गैसियस आइसोलेटेड एटॉम, ठीक है। गैसियस तो हमें पता है, आइसोलेटेड मतलब यार मैं अकेला बैठा हूँ और तुम मुझे मनाने आ रहे हो कि भाई 100 रुपये दे दो, ठीक है, तो मैं आइसोलेटेड हूँ, मेरे आसपास और 5-6 लोग हैं, तब मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, ठीक है, तो अकेला होना चाहिए। अकेला होगा तो मैं बोलूँगा आइसोलेटेड, और गैसियस फॉर्म में होगा तो मैं बोलूँगा गैसियस आइसोलेटेड एटॉम। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, राइट। तो हमें क्या बोलना है, विच वन ऑफ दिस मे बी एक्सपेक्टेड टू हैव सेकेंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो इसके लिए हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने पड़ते हैं। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैनेडियम पहले 23 एटॉमिक नंबर, बताओ वैनेडियम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या होगा 4s पहले या 3d, 4s, राइट, कितना 4s2 3d3, राइट, यही होने वाला है, चेक कर सकते हो यार, ठीक है। यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक मेरे पास क्या बन गया, आर्गॉन, राइट, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आर्गॉन बन गया, तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गॉन 4s2 3d3, ठीक है। ये वैनेडियम क्या है, बताओ भाई क्रोमियम का क्या आएगा, क्रोमियम का वही, यहाँ तक तो आर्गॉन का होगा ही 18 इलेक्ट्रॉन, तो आर्गॉन चल ही रहा है, 4s2 भी फिल हो जाएगा, तो यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया। एटॉमिक नंबर क्या है क्रोमियम का, 24, 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए,
तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 3d4। वैसे ही बताओ मैंगनीज का क्या आएगा, मैंगनीज का क्या आने वाला है, क्या एटॉमिक नंबर 25 है, तो 4s2 3d5, राइट। ये तो पता होगा कैसे फील होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है मेरे पास, लास्ट में मेरे पास Fe आयरन 26 होता है उसका, आर्गन 4s2 3d6, राइट। अब अगर यहाँ पे वो पूछता फर्स्ट आयनाइजेशन हाईएस्ट किसके है वो बता दो, तो मैं क्या करूँगा, सब में से एक 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 इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी निकली होगी उन सब का कंपैरिजन करूँगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, वैलेंस में से निकलेगा, राइट। सबसे जो लास्ट में शेल है, ठीक है, या तो ऑर्बिटल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला, राइट। तो बताओ यार 4s से निकलेगा या 3d से, इसके लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके डिब्बे बनाने पड़ेंगे। बताओ 4s में कितने डब्बे होंगे, एक डब्बा होता है, ठीक है, s ऑर्बिटल जहाँ पे भी होगा एक डब्बा होगा, मैं पता है। और 3d में कितने होंगे, 5 डब्बे एक साथ जुड़े होंगे, राइट, 5 डब्बे एक साथ जोड़ दिए मैंने। बताओ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है। 4s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखो यार 4s की एनर्जी बिल्कुल कम है, ठीक है, 4s की एनर्जी 3d से कम है, हमें सबको पता है, राइट। इसलिए वो अंदर की साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो 4s से पहले निकालेंगे हम, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। इसके लॉजिक पे मैं नहीं जा रहा, ठीक है, डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। याद रखना है कि 3d में डालने से पहले, जब तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो 4s में पहले डालना है, ठीक है, बाद में 3d में डालना है, राइट। 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, तो 3d में इलेक्ट्रॉन यार निकलने पहले चाहिए थे, लेकिन हम निकालते हैं 4s से पहले, राइट। क्लियर हो रही है बात ये, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मैं पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बताओ कहाँ से निकालूंगा, पहले 4s से निकालने वाला हूँ, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया V+, वैनेडियम से V+ बन जाएगा। सेम चीज़ यार नेक्स्ट 3 में भी करूँगा, 4s का एक डब्बा होगा, 3d के वही 5 डब्बे, राइट, तीनों में 5 डब्बे होंगे, ये बन गए 5 डब्बे। बताओ यार इसमें 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 4s में कितने हैं, 2, इसमें 4s में 2, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। ऐसे फील हो जाएंगे। बताओ यार जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कहाँ से निकालूंगा, 4s से, तो सब में से मैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। लेकिन मुझे अब जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, राइट, तो एनर्जी कुछ निकली होगी, मुझे इन एनर्जी का कंपैरिजन अभी नहीं करना है, क्योंकि मुझे कौन सा पूछा है, मुझे पूछा है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ हाईएस्ट किसकी होगी, राइट। तो अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फिर जो एनर्जी चाहिए होगी मैं उसका कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बोला है, अगर फर्स्ट बोलता तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही होती मैं उसका कंपैरिजन करता, राइट। तो कैसे करना है, देखो यार एक फैक्ट होता है क्या, हाफ फील्ड जो भी होगी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या तो फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या तो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, जहां पे भी दिखेगी तुम्हें वो सारे ज्यादा स्टेबल होंगे किसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। बताओ यार फर्स्ट वाला तुम्हें हाफ फील्ड लिख रहा है, अब कई बच्चे हाँ बोल देंगे, हाफ फील्ड का मतलब है कि जितने भी डब्बे हैं सब में आधे आधे होने चाहिए। बताओ एक डब्बा है मेरे पास, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कार्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है, तब मेरे पास इस डब्बे में हाफ फील्ड है, यहाँ पे हाफ फील्ड है, ओके, इस डब्बे में हाफ फील्ड है, तीनों डब्बे में, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं इसको हाफ फील्ड नहीं बोलूँगा। हाफ फील्ड की कंडीशन ये है कि जितने भी डब्बे हैं तुम्हारे पास सारे फील्ड होने चाहिए, राइट। अगर 3D में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते तब मैं इसको हाफ फील्ड बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे 3D में 5 में से 3 डब्बे भरे हुए हैं, राइट, तीनों में हाफ 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 है, लेकिन अभी भी मैं इसे हाफ फील्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि बाकी के 2 डब्बे खाली है, राइट। नेक्स्ट केस पे आते हैं, नेक्स्ट केस में क्या है, क्रोमियम प्लस, यहाँ पे क्या है, क्या ये हाफ फील्ड है, नहीं है क्योंकि लास्ट डब्बा अभी भी खाली है। फिर मैंगनीज प्लस, सभी डब्बे भरे हुए हैं और आधे भरे हुए हैं, ठीक है, तो ये हाफ फील्ड है, राइट, ये हाफ फील्ड है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, क्या ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड अभी भी नहीं है, क्यों, Fe प्लस
ये सारे डब्बे भरे तो हुए राइट, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में। हाफ फील्ड कब होगा? जब सारे डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो हाफ फील्ड हमारे पास कौन सा है? सिर्फ मैंगनीज प्लस है, राइट। अब देखो यार, मुझे एक बात बताओ, जो ज़्यादा स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी या जो कम स्टेबल है उसमें? ठीक है, सीधी सी बात है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है कि नहीं। और ज़्यादा स्टेबल कौन से है? हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है, वो मैंगनीज है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी डाल रहा हूँ मतलब ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आने वाली है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या भाई? एक एटॉम था, उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हो, ठीक है। तो मैंगनीज की हाफ फील्ड है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, राइट। Right, so here is our next question. Which one of the following ions has the highest value of ionic radius? Right, so मुझे क्या बताना है? जो 4 आयन्स दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी, ठीक है। रेडियस किसकी ज़्यादा होने वाली है, राइट। सो पहले लिथियम ले लेते हैं। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं? पहले लिथियम लेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेंगे, क्या होता है 1s2 2s1, राइट। अब इसका बनाएंगे वो स्ट्रक्चर, कैसा होगा? पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 1s कहाँ पे आता है? पहली ऑर्बिट में, ठीक है। ये बताता है 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? वो 2s1 है, उसका इलेक्ट्रॉन बना देंगे, राइट। अब मुझे किसका बताना है रेडियस? मुझे बताना है Li+ का। तो वो क्या करेंगे? यहाँ से ये निकालेंगे, ये शेल निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, 0 हो गया, ठीक है। तो ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये किसका है भाई? Li+ का है, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हो गई उसकी रेडियस, ये किसका भाई? Li+ का हो गया। अब वैसे ही वो क्या करेंगे? F- में करेंगे। F- का बताओ स्ट्रक्चर क्या आएगा? फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1s2 2s2 2p5, राइट, यही आता है, हमें पता है, गिन भी सकते हो, 2 + 2 4 + 5 9, ठीक है। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन ये डाल दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में, और फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2p में तो थर्ड शेल हो गया, ठीक है। तो 2p मतलब यहीं पे होगा, राइट। सेकेंड में हमारे पास 2 आता है, s और p। s के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, p के भी बना दूंगा 5, ठीक है, राइट। सो ये क्या हो गया? ये हो गई F- का रेडियस, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो सबका बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन हम जे देने वाले, ठीक है। स्पीड होनी चाहिए हमारे में। तो यार दो एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। बताओ Li+ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Li+ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Li में कितने? Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, राइट। सो नीचे 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको मैं कुछ रेशियो बोल देता हूँ, सपोज आर, राइट। सो किससे मैंने डिवाइड किया? ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे प्रोटॉन, E/P का रेशियो, राइट। अब वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ? फ्लोरीन का ले रहा हूँ। बताओ फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं? F- का। तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं ना, माइनस कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन डाला होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 + 2 + 2 कितने हो गए? 10। तो 10 डिवाइड बाय, बताओ प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन अगेन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो डिवाइड बाय 9। तो इलेक्ट्रॉन 10 थे, प्रोटॉन 9, डिवाइड कर दिए मैंने। फिर से अगेन आर ले रहा हूँ, किसका? O2- का, राइट। एक बार के लिए लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। Li+ का हो गया, ये फ्लोरीन माइनस का, ये हो गया O2- का। बताओ क्या आएगा? इसका रेडियस कितना है? ये करने के लिए हम क्या करेंगे? E/P का रेशियो। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, राइट। प्रोटॉन की जगह पे मैं 8 लिख देता हूँ। अब 8 इलेक्ट्रॉन कब होते? जब वो ग्राउंड स्टेट में होता। अगर मैं सिर्फ O की बात कर रहा होता तब 8 इलेक्ट्रॉन होते। यहाँ पे क्या है? 2- है, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और डाले होंगे, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, तो ये हो गए 10, तो 10/8। और बताओ Rb3+ की बात करते हैं अब, राइट। बताओ क्या आएगा मेरे पास? बोरॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। अगर मैं बोरॉन बोलता हूँ तो इसमें होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या है? B3+,
ठीक है, मतलब मेरे को क्या करना है, 3 प्लस करना है। बताओ पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, मतलब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो -3 इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2। बताओ प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, कितने हैं, एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 होता है। अब इन सब का रेशियो कर दो, सबसे बड़ा रेशियो यार O2 माइनस का आएगा, राइट, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, तो इसका सबसे बड़ा है, तो ये जो है इसकी साइज होगी हाईएस्ट। ये बात क्लियर हो रही है। और जिसका लोएस्ट रेशियो आए उसका क्या होगा भाई, उसकी साइज हो जाएगी स्मॉलेस्ट। ये बात क्लियर हो रही है हमें, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या हो गया हमारा, सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर, राइट। कौन कौन सी है मेरे पास, CaO, राइट, SiO2, CO2, SnO2, राइट। ये चीज 4 मेरे को ऑक्साइड्स दे रखे हैं यार। अब एक फैक्ट है क्या, कि जितने भी मेटल्स होंगे मेरे पास, मेटल्स बनाने वाले बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, वो भी जो भी ऑक्साइड्स बनाएंगे मेटल्स, वो बेसिक होने वाले कैरेक्टर में। अगर नॉन मेटल्स है तो वो बनाने वाले एसिडिक, ठीक है। और जो यार मेटेलॉइड्स है, कुछ मेटेलॉइड्स और कुछ एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जो एम्फोटेरिक बनाते हैं, ठीक है। तो एक और आता है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये 3 होते हैं हमारे पास, बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। तो बताओ CaO में मेटल है कौन सा, कैल्शियम है, राइट। कैल्शियम S ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक वाले सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हमारे पास एक मेटल है, तो इसकी जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक बनने वाले हैं। SiO2 यार हमारे पास मेटेलॉइड है, और ये एक ऐसा मेटेलॉइड है जो एम्फोटेरिक बनाता है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा आंसर तो सी हो जाएगा। तो ये दो क्या बनाएंगे, ये दोनों P ब्लॉक के मेंबर है भाई, ठीक है। तो ये बनाने वाले हैं कौन से, एसिडिक। जरूरी नहीं है कि P ब्लॉक वाले जितने भी है सारे एसिडिक बनाएंगे, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो भी एलिमेंट्स बनाते हैं, मैंने उसकी सीरीज बना के रखी है, ठीक है। तो कौन कौन से भाई, जिंक है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम, गैलियम, लेड, टिन, Sb, Bi, आयन, G, ठीक है, राइट। सो यार ऐसे तो याद करना हार्ड हो जाएगा, तो मैंने यार एक ट्रिक बना के रखी है, ठीक है, याद करने के लिए। ZN मतलब जैनब, ठीक है। तो जैनब अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, सब भिखारी इंदौर गए, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, राइट। अगेन, जैनब अली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, सब भिखारी इंदौर गए, तो ऐसे याद रख लो। ये किसकी सीरीज है, ये सारे जो है ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक, राइट। याद कर लो यार, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it, right. So what is first, ionic size Al3 plus less than Mg2 plus less than Na plus less than F minus, right. So यार इन चारों स्पीसीज जो मुझे दी है, कुछ सिमिलरिटीज है मेरे पास, कुछ है क्या सिमिलरिटीज, Al plus 3 है, Mg2 plus Na plus and F minus, एट कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है तुम्हें यार। ये चारों स्पीसीज जो है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने यार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बात की थी, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो भी होगी उनके लिए जो भी साइज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, राइट। सो बताओ नेगेटिव चार्ज किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, तो फ्लोरीन की साइज इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और पॉजिटिव चार्ज में देखते हैं, +1 पॉजिटिव है, +2 पॉजिटिव है, +3 पॉजिटिव है, तो +3 वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि +3 मतलब ज़्यादा चार्ज मतलब कम साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यार सबसे बड़ी कौन सी है, फ्लोरीन, ओके। देन Na+ आना चाहिए, क्योंकि सबसे कम पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर, तो पॉजिटिव कम तो साइज ज़्यादा, राइट। तो बाद में Na+, फिर Mg2+, Al3+, राइट। अब ये तुम में से काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो नॉट हमें नहीं बोलना है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है, ओके, राइट। सो व्हाट इज ऑप्शन बी, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बताओ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी,
एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम एन गैसियस आइसोलेटेड एटॉम मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, राइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस आइसोलेटेड एटॉम। तो यार सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। बोरॉन का क्या आता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। कार्बन का क्या आएगा 1s2 2s2 2p2, वैसे ही नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है, राइट। सर राइट से स्टार्ट करते हैं। राइट में क्या है भाई, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की भाई वैलेंस कौन सा हो गया, वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन सी है, 2p वाली है, ठीक है। 2p में जो भी ऑर्बिटल्स है वो उसकी वैलेंस है। तो भाई बताओ p में कितने डब्बे होते हैं, 3 होते हैं, 3 डब्बे बना दिए मैंने। कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक 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 सबको दूंगा पहले, राइट, हर्ट्ज रूल। फिर एक और डालना है तो डाल दूंगा मैंने, राइट, ऐसे फिल करते हम। फिर बताओ नाइट्रोजन में कितने, अगेन 3 डब्बे बनाऊंगा, 3 इलेक्ट्रॉन डालने, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अगेन कार्बन में फिर से 3 डब्बे 2p में है, राइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। और बोरॉन में अगेन 3 डब्बे, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डालूंगा, राइट। अब मैंने क्या बोला था, हाफ फिल्ड या तो फुल फिल होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बताओ इनमें से फुल फिल है कोई, ये है फुल फिल, नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फुल फिल का कोई केस नहीं है यहाँ पे, राइट। फुल फिल में कब बोलता, फुल फिल मेरे पास ऐसा होता है, ये इसे फुल फिल बोलते हैं, सारे डब्बे भरे हुए और सब में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या इसको मैं फुल फिल बोल पाता, ये फुल फिल नहीं है, ये हाफ फिल्ड है, ये और ये भी फुलफिल नहीं है, ठीक है, राइट। सो क्या अब हाफ फिल्ड देखते हैं, ठीक है। क्या फर्स्ट वाला हाफ फिल्ड है, नहीं है। सेकेंड वाला नहीं। थर्ड वाला नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, ठीक है। हाफ फिल्ड मतलब ये जो भी तुम्हारे पास वैलेंस में आ रहा है, लास्ट में जो भी है वो हाफ फिल्ड है, सारे डब्बे भरे हुए हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हाफ फिल्ड है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई इसके पास, राइट। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन क्या हाफ फिल्ड है, नहीं है, राइट। सो मैंने क्या बोला था, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन निकालूं मैं, राइट। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई यार कि यार तुमने पहली बार रोटी बनाई है, ठीक है, और गोल रोटी बन गई तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। तुम्हें यार कॉन्फिडेंस आएगा, तुम स्टेबल हो जाओगे। लेकिन अगर गोल की जगह पे कुछ भी शेप आ गया, राइट, तो यार तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यार हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है उसमें सिमेट्री होती है, ठीक है। हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड है उसमें सिमेट्री होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई देखने में मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा स्टेबल भी होगा, राइट। असल में क्या होता है, साइंटिफिक उनकी एक्सचेंज एनर्जी एक टर्म आता है यार, ठीक है, वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए ये एक्स्ट्रा ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, राइट। सो कहने का यार मीनिंग यही है कि क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इसकी आयनेशन एनर्जी या तो एंथैल्पी इन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी दी है, ऑक्सीजन की, राइट। सो ये हमारा आंसर, क्योंकि ये चीज़ जो लिखी हुई है वो गलत है। ओके, क्लियर है, राइट। मैं तुम्हें ट्रेंड भी बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेंड क्या होता है, ये मान लो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, ओके। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तब क्या हो रहा होगा, साइज डिक्रीज हो रही होगी। अब साइज डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, राइट। साइज डिक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर साइज डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होने वाली है, इंक्रीज होगी, ओके। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोल सकता हूँ साइज छोटी हो रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इसी साइड में, ठीक है। देखो यार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि जब भी मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, वो मेरे पास होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं डाल रहा हूँ इन गैसियस आइसोलेटेड एटॉम तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। सपोज यार ये एटॉम है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन मैं डाल रहा हूँ तो कुछ एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी कितनी निकली वो हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, जितनी साइज छोटी उतना ही उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ओके। जितनी साइज छोटी उतना ही उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, राइट, सपोज डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कब, जब मैं डेल्टा एच ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा एटॉम है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, अब तुम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी मतलब नेगेटिव साइन आएगी,
राइट, मतलब -300 जूल निकली होगी, -200 जूल निकली होगी, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो मैं नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा, मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट, कि मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रही होगी। सपोज ये जो होगा, ये मैं ले रहा हूँ लेट्स से ब्रोमीन, राइट, फ्लोरीन, ओके, ये मैं फ्लोरीन की ले रहा हूँ, ये मैं ब्रोमीन की ले रहा हूँ, ओके। तो साइज किसकी छोटी है भाई? छोटी फ्लोरीन की है, इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। असल में क्या हो रहा है? असल में ये -300 होगा और ये -200 होगा, राइट। सो ये रिलेशन कब? जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओके, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैं साइन को कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। सो अगर वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड में बताओ, तब ये रिलेशन है। अगर वो बोलता है नेगेटिव गेन एंथैल्पी, तब साइज ऊपर आ जाएगा, राइट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बार बार वीडियो को देखो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ, हालांकि हमारा आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज छोटी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, राइट। सो बताओ फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा साइज छोटी किसकी है? सबसे ज़्यादा साइज छोटी किसकी है? फ्लोरीन की, राइट। क्लोरीन से भी ज़्यादा छोटी फ्लोरीन की है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सेप्शन है, राइट, ये एक्सेप्शन है। क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज ऐसे इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये क्योंकि सबसे छोटा है साइज में, तो छोटा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, राइट। तो इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आती है क्लोरीन की, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन काफ़ी छोटा है, अब तब जब तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसके कारण क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन के कंपेयर में, राइट। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे, वैसे इसको फोर्थ देंगे, राइट। अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, ठीक है, ये चार की बात करें, मतलब ग्रुप 16 की, तो इसमें भी सेम ऑर्डर है। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, राइट, क्योंकि लेकिन ऑक्सीजन बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि उतना डीप में याद रखो, बस ये ऑर्डर याद रख लो, ठीक है। ये दो एक्सेप्शन है, मैंने तुम्हें बता दिया, राइट, ओके। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। बताओ ऑन द ग्रुप क्या होगा? अलोंग द ग्रुप क्या होगा? अलोंग द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेम चीज़, ये चीज़ तो वही रहने वाली है, राइट, क्योंकि अलोंग द ग्रुप हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तब साइज इंक्रीज होती है, तो साइज इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, राइट। फोर्थ ऑप्शन क्या? इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ओके भाई, क्लियर है, सही बात है। जैसे ही तुम नीचे जा रहे हो साइज इंक्रीज हो रही है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ग्रुप 1 के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साइज इंक्रीज होने वाली है, बिल्कुल सही बात है, ओके, राइट। सो एक ही चीज़ गलत थी, वो ये थी, तो मैंने वो आंसर टिक कर दिया, राइट। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए याद करने, खासकर ये, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये रिलेशन याद कर लेना हमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, राइट। सो इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग Al2O3, SiO2, P2O3 and SO2 the correct order of acidic strength is, राइट। सो चार स्पीसीज दिए, मुझे बताना है कि इस चारों ऑक्साइड्स जो दिए हुए हैं मुझे, उनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होने वाला है? तो भाई Al2O3 है मेरे पास, फिर क्या है? SiO2, ओके, P2O3 एंड देन SO2, राइट। ये चार स्पीसीज मेरे को दे रखी है। अब यार अभी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, उसमें हमने देखा कि एल्यूमिनियम और SiO2 ये दो क्या होती है? एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। अब अगर वो एम्फोटेरिक है तो क्या एसिडिक होंगे? या तो बेसिक होंगे, या तो एसिडिक होंगे, या तो एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है। स्ट्राइक हो रहा है, या मतलब कुछ ऐसी बात होगी कि यार या तो तुम लड़के होंगे, या तो तुम लड़की होंगे, या तो तुम ट्रांसजेंडर हो सकते हो, राइट। लेकिन यार मान लो तुम लड़के हो, तो लड़की और ट्रांसजेंडर का ऑप्शन तो निकल गया ना, ठीक है। लड़की हो तो भाई लड़के ही रहोगे, बिल्कुल वही बात है। एम्फोटेरिक है तो वो एसिडिक या बेसिक तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें क्या बोला है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो Al2O3 एंड SiO2 लास्ट में आने वाले सीरीज के, इतनी बात हमें क्लियर हो रही है, क्योंकि वो एसिडिक नहीं है, एम्फोटेरिक है, राइट। सो जो भी आगे दिख रहे तुम्हें वो तो हमें निकाल देना है, राइट। तो आगे भाई फर्स्ट ऑप्शन में सबसे ज्यादा Al2O3, तो ये तो आंसर नहीं है मेरा। फिर कहाँ पर है? Al2O3 एंड SiO2 ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, ठीक है, सबसे पीछे होने चाहिए। इस ऑप्शन में हाँ है, इस ऑप्शन में यहाँ पर भी है, इस ऑप्शन में SiO2 तो पीछे है, Al2O3 आगे है, तो ये ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा। तो इन दोनों में से कुछ आंसर हो सकता है,
राइट। तो यार इन दोनों में कैसे जज करें, या तो ये बोल दो कि इन दोनों में कैसे जज करें कि पहले SiO2 आएगा फिर Al2O3 आएगा, राइट। या तो ये कैसे बताए कि SO2 पहले सबसे ज्यादा है फिर P2O3 है। तो यार एक चीज दिमाग में डाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर हो रही है बात? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा या तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। ये रूल है भाई, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है, याद करना है हमें। बताओ यार SO2 में सल्फर का, ठीक है, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, गिनना आता होगा यार, ठीक है, जिसका गिनना होता है उसे हम X ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ X इसका लेंगे हम, सल्फर का इसका ऑक्सीडेशन नंबर X ले लिया, ठीक है। प्लस क्या करते हैं, जो उसके सराउंडेड एटम में वो उनका चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन का बताओ जनरल क्या चार्ज होता है, -2 होता है, राइट। तो -2 में लिख दूंगा, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो इंटू 2 कर दूंगा, इक्वल्स टू, क्या इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो मैं इक्वल टू में 0 रखूंगा। अगर -1 होता तो यहाँ पे -1 लिखता, +1 होता तो यहाँ पे +1 लिखता, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो मैं बताओ 2 इंटू -2 क्या आ जाएगा, -4 को उस साइड भेज दूंगा तो x क्या आएगा मेरे पास, x आ जाएगा +4। तो +4 क्या है भाई, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर की जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो देख लो कि भाई सभी में क्या है, ऑक्साइड है, तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना होगा, सेंट्रल मेटल का, ठीक है। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूंगा, जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो यार अब निकालते P2O3 का, बताओ P2O3 में किसका निकालूंगा, फॉस्फोरस का, राइट। तो फॉस्फोरस का मैं X ले लेता हूँ, यहाँ पे कितने फॉस्फोरस है, 2 है, तो X तो है भाई फॉस्फोरस का, लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है तो इंटू 2 कर दूंगा तो 2x, ठीक है। प्लस क्या करेंगे हम, बताओ ऑक्सीजन का जनरल क्या होता है, जैसे H का जनरल क्या होता है, +1 होता है ना, वैसे ऑक्सीजन का जनरल क्या होता है, -2 चार्ज रहता है उसके ऊपर, तभी तो हम उसे स्टेबल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन है, 3, तो इंटू 3 कर दूंगा। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो अगेन इक्वल टू के साइड में क्या लिखूंगा मैं, 0, राइट। तो ये क्या हो गया, -6, उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, +6, तो 2x इक्वल्स टू +6 हो गया। बताओ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +3। सल्फर का SO2 में +4 था, P2O3 का मतलब फॉस्फोरस का P2O3 में क्या है भाई, +3 है। तो बताओ ज्यादा किस में है, SO2 में, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। सो इन दोनों में कौन जीता भाई, SO2 और P2O3 में कौन जीत गया, SO2 जीत गया, हमारा आंसर आ गया, राइट। क्लियर हो रही है बात? सेम चीज तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो इन दोनों में, ओके। तुम्हारे पास सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा इसलिए उसे पहले प्लेस किया गया, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगर तुमने रट्टे मार रखे तो तुम्हारे लिए 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर नहीं मारे तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं तुम्हें पूरा हार्डनेस अगले 2 मिनट के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। बताओ भाई हार्डनेस होता क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर वो होता है कि ऐसे वाटर जिसमें तुम्हें लेदर ना मिले, ठीक है, तुम कपड़े धो रहे हो और वहां पे जाग ही ना निकले तो कपड़े कैसे साफ होने वाले, राइट। तो वहां पे क्या होता है, हार्ड वाटर होता है और उसे हम बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस होती है 2 टाइप की, एक होता है भाई टेम्परेरी, ठीक है, और एक हम बोलते हैं भाई परमानेंट है, राइट। टेम्परेरी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें से हार्डनेस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 मेथड होती है, एक बॉइलिंग है, राइट। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग में हम जो भी वाटर होगा, राइट, उसे हम सीधा बॉईल कर देंगे तो वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देखकर हार्डनेस जो भी होगी ना वो किसके कारण होगी, ऐसे याद रखो, राइट, होगा हमारे पास BSC, BSC, B मतलब बाइकार्बोनेट्स, राइट, S मतलब सल्फेट्स एंड C मतलब क्लोराइड्स, राइट। अब BSC याद रखना है, ये 3 आयन्स जो भी होंगे, ठीक है, ये 3 अगर तुम्हें पानी के अंदर मिल रहे हैं तो वो पानी होगा हार्ड वाटर, राइट। अब उसी में जो B है तुम्हारे पास, B जो होता है ये हमें देता है क्या, टेम्परेरी हार्डनेस। B जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, और S और C जो है मेरे पास, राइट, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर परमानेंट हार्डनेस।
क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो हार्डनेस इन 3 के कारण होता है, उसमें जो बी है यानी बाइकार्बोनेट्स वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एस और सी यानी सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्योर कैसे करते हैं भाई, बॉइलिंग से कर सकते हो टेम्परेरी, मतलब सपोज मेरे पास है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, राइट, इसको मैं कर रहा हूँ बॉयल, तो मेरे पास बन जाएगा MgOH ट्वाइस प्लस CO2, राइट, प्लस CO2 इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो अच्छा BSC किसके होंगे, BSC होंगे किसके, मैग्नीशियम या तो कैल्शियम के, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या तो मैग्नीशियम सल्फेट या तो मैग्नीशियम क्लोराइड या तो सेम चीज फॉर कैल्शियम, ओके। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर ये 3 कंपाउंड में से कोई भी कंपाउंड है तो हार्डनेस दिखाने वाला है, राइट। उनमें से यार बॉइलिंग से तुम टेम्परेरी हार्डनेस को क्योर कर सकते हो, ये रही एक रिएक्शन। वैसे ही फॉर CaHCO3 क्या आ जाएगा, COH ट्वाइस प्लस CO2, राइट। वैसे ही कैल्शियम के अगर रिएक्शन लिख दे तो CaHCO3 है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ बॉयल कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा CaCO3, ये प्रेसिपिटेट होगा, MgOH ट्वाइस भी प्रेसिपिटेट होता है, प्लस वाटर निकल जाएगा प्लस CO2 भी निकलेगा, राइट। तो ये हो गई जब तुम बॉयल कर रहे हो इसको, ओके, राइट। दूसरे क्या मेथड है, दूसरी मेरे पास है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या होता है, क्या तुमने मान लो यार ये ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया, अब इसे हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, लाइम के साथ। लाइम क्या होता है, मेरे पास ये OH ट्वाइस होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब मेरे पास क्या आ जाएगा CaCO3 प्लस H2O, एंड हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये सेपरेट हो गया, राइट। तो तुम्हें जो वाटर मिल रहा है वो कौन सा होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। तो ये तो हो गए टेम्परेरी हार्डनेस को क्योर करने के तरीके। परमानेंट के लिए हमारे पास क्या है, परमानेंट के लिए हमारे पास है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, कैल्विन्स मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इसके डीप में मैं नहीं जा रहा, काफ़ी लंबी थियरी हो जाएगी, तुम्हारे एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है, प्लीज़ एक बार रिफर कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। तो यार एक बार रिफर जरूर कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्या पूछा है, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय, ठीक है, कैन नॉट। बताओ तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरे पास, बॉइलिंग, बिकॉज बॉइलिंग इज यूज फॉर क्योरिंग द टेम्परेरी हार्डनेस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here's the next question. From the following statements regarding H2O2, choose the incorrect statement. तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, इट हैज टू बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक और वैक्स लाइन ग्लास बॉटल्स इन डार्क। एकदम सही बात है, ठीक है। H2O2 इज वेरी रिएक्टिव, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं उसे सनलाइट से दूर रखते हैं, राइट, डार्क में स्टोर करके रखते हैं इन ग्लास बॉटल्स या तो प्लास्टिक में, और इसके अंदर यूरिया भी डालते हैं कभी कभी एज अ स्टेबिलाइजर, ठीक है। तो याद रखना है प्लास्टिक में स्टोर करते हैं तो वैक्स लाइन ग्लास बॉटल इन डार्क, ठीक है, अवे फ्रॉम सनलाइट, एंड हम यूरिया भी कभी कभी यूज करते हैं एज अ स्टेबिलाइजर, ठीक है, नोट करके लिख लो क्या, यूरिया इज यूज्ड एज स्टेबिलाइजर, ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए, ओके, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए वो आंसर नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर डस्ट के साथ कांटेक्ट में आ गया तो भाई बम, ठीक है, फूट जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव भी होता है, इसलिए हम डस्ट से इसको दूर रखते हैं। वही रीज़न है प्लास्टिक और वैक्स लाइन ग्लास बॉटल में रखने का, राइट। फिर क्या, इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत चीज़ है, ठीक है, ये गलत चीज़ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर एग्जाम्पल दूं तुम्हें, राइट, तो वो कहाँ पे होगा, KI के साथ, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, KI जब भी H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दे देगा KOH प्लस I2, ये होती है भाई रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे KI था, यहाँ पे KOH है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक कर सकते हो, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे यूज होगा, H2O2 O3 के साथ रिएक्ट करवा दूंगा ना तो बन जाएगा भाई H2O प्लस O2, ठीक है, राइट। ये मेरे पास रिएक्शन आ जाएगी, क्लियर हो रही है बात तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे O3 था, O2 में कन्वर्ट कर दिया उसने, या तो बोल दो O3 था H2O में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो O3 को रिड्यूस किया H2O2 ने, एज रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या हो रहा है, यूज हुआ इस रिएक्शन में, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है, डिकम्पोजेज ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात। फर्स्ट में मैंने बताया क्या कि वो डार्क में स्टोर किया जाता है क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और लिख लो यार। H2O2 जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट के जैसे भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट के जैसे यूज़ किया जाता है, राइट। देन कलरलेस होता है, ठीक है, सिरपी होता है और डिसॉल्यूबल होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, अल्कोहल में भी सॉल्यूबल हो जाता है और ईथर में भी सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है। जनरली क्या होता है, जो वाटर में सॉल्यूबल होगा ना वो अल्कोहल ईथर में नहीं होता है, राइट। या तो जो अल्कोहल में होता है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, लेकिन ये जो है ये सब में सॉल्यूबल हो जाता है। H2O2 का स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आता है इसका कुछ ओपन बुक स्ट्रक्चर, राइट। याद रखना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ओपन बुक स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल राइट। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेज FeCN6 4-2 FeCN6 3- in acidic medium, right, but reduces FeCN6 3- to FeCN6 4- in alkaline medium, right। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे, FeCN6 4- से। सो ये रिएक्ट कर रहा है FeCN6 4- से, राइट, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। H2O2 H+ और ये तीनों रिएक्ट हो रहे हैं और क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसके अंदर, तो मुझे ये चीज तो मिलने वाली है FeCN6 3- इतना तो मुझे मिलने ही वाला है, राइट। फिर मुझे क्या पूछा था, अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर ये तीन रिएक्ट कर रहे हैं तो ये इसमें तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके साथ दूसरे कौन से प्रोडक्ट होने वाले हैं, तो मुझे ये रिएक्शन याद है। इसके साथ आता है भाई वाटर आता है, राइट। इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है भाई। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। कब, जब एसिडिक मीडियम की बात हो रही होगी, FeCN6 4- से ऑक्सीडाइज होगा FeCN6 3 में इन एसिडिक मीडियम, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। फिर उसने क्या बोला है, बट रिड्यूसेस FeCN6 3- to FeCN6 4- इन एल्केलाइन मीडियम, मतलब FeCN6 3- मेरे पास है, वो H2O2 की प्रेजेंस में अगर एल्कलाइन मीडियम है मतलब OH- है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में H+ होगा, सही बात है, H+ ज्यादा है मतलब एसिडिक मीडियम है, OH- ज्यादा है तो वो बेसिक मीडियम है या तो एल्कलाइन मीडियम है, ठीक है। तो OH- क्या दे रहा है मुझे, ये हो जाएगा अब रिड्यूस मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है भाई, FeCN6 4- हो गया, तो FeCN6 4- हो गया। और मुझे फिर से वही निकालना है, बताओ भाई इसके साथ दूसरे प्रोडक्ट्स कौन से होने वाले, द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो भाई क्या आएगा इसके साथ, मुझे फिर से ये रिएक्शन याद है, ये आ जाएगा O2 + 2H2O, राइट। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये हो गए बैलेंस्ड। ये कब होगा, जब अल्कलाइन की बात हो रही है। ये कहाँ पे हो रहा है, अल्कलाइन, ओके। और ये ऊपर वाली रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है एसिडिक मीडियम में, राइट। सो व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स इज 2H2O, एसिडिक वाले में H2O निकल रहा है, H2O दो ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ये दो में से कोई एक आंसर होगा, राइट। अल्कलाइन मीडियम में मेरे पास क्या आ रही है प्रोडक्ट, मेरे पास दूसरे प्रोडक्ट्स है O2 एंड H2O, तो भाई क्या आ जाएगा यहाँ पे H2 एंड OH- है, तो ये आंसर नहीं है, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। मेरे को याद थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आराम से कर लिया, ठीक है यार। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर तुम्हें H2O2 की सारी रिएक्शन चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सारी रिएक्शन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Right, so here is the next question. A very pure hydrogen 99.9% can be made by which of the following processes, मतलब ये जो चार प्रोसेस दी है मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जिससे 99.9% जितना प्योर H2 मुझे मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स विथ वाटर, ठीक है। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स मतलब सलाइन हाइड्राइड्स, मतलब यार जो भी S ब्लॉक के हाइड्राइड्स होंगे वो आयनिक होंगे और सलाइन भी होंगे। सलाइन मतलब सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज बताते हैं, ठीक है, सौर होंगे टेस्ट में, ठीक है। ये सब चीज़ें जो प्रॉपर्टीज बताते हैं वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बोले जाते हैं, राइट। जनरली S ब्लॉक वाले दिखाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CaH2 है, इसमें मैं अगर H2O डाल दूंगा, राइट, तो मेरे पास बनने वाला है CaOH ट्वाइस प्लस H2, तो मुझे H2 मिल रहा है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड से, राइट। ये S ब्लॉक का है कैल्शियम, उसका हाइड्राइड है तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, ठीक है, वहां से मुझे H2 मिल रहा है। लेकिन क्या ये 99.9% प्योर होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज और नॉट आर आंसर, राइट। फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ स्टीम, राइट, काफी जानी मानी चीजें यार, ठीक है। बताओ यार C प्लस H2O तुम्हें क्या देता है? C प्लस H2 तुम्हें क्या देता है? ये देता है CO प्लस H2, यहाँ से H2 मिलता है हमें, ठीक है। बॉस प्रोसेस बोला जाता है इसको। कौन सी प्रोसेस है ये? BOSCH। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है? C नहीं बोला, यहाँ पे तुम्हें क्या बोला है भाई? यहाँ पे बोला है CH4। बताओ CH4 है तो मुझे कौन सी चीज़ मिलने वाली है? यही चीज़ मिलती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं, वाटर गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी H2 मिल रहा है हमें, राइट। लेकिन ये भी 99.9% प्योर नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। मिक्सिंग नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये तो भाई हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। देखो यार, ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से इथीन है, ये मेरे पास इथीन है और मैं दूसरा इथीन इसके साथ चिपका रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 इथीन बन जाएंगे। ऐसे तीसरी आ रहा है, चौथा आ रहा है, ऐसे इथीन बनते बनते क्या बनने वाला है? पॉलीथीन बनेगा, राइट। ये हो गया तुम्हारा क्या? इथीन, उसमें एक और इथीन डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे, राइट। इनमें हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है, राइट, हाइड्रोजन का लिबरेशन होता है, लेकिन राइट, तो प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में क्या आएगा? H2 आएगा। लेकिन ये भी 99.9% प्योर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा होगा डी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। यहाँ पे तो मैंने तुम्हें सारे समझाए ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी एक साथ रिवाइज हो जाए। लेकिन यार कभी भी तुम्हें दिख रहा है ना, तो यार इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे ज़्यादा प्योर मिलता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में भी अगर तुम H2 निकाल रहे हो, H2 अगर निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी 3 टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। एक होती है भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं हम, क्यों? अगर हमें H2 निकालना है तो एक तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, फिर हम करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलाइज कर दो तो भी तुम्हें H2 गैस मिल जाएगा। और एक जो होता है वो होता है ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस। ब्राइन क्या है मेरे पास? ब्राइन है मेरे पास एक्वेस NaCl। अब वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि बताओ ब्राइन को अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो कैथोड और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा? तो हमें याद रखना है कि ब्राइन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कैथोड पे आएगा Cl2 और एनोड पे आएगा H2, ठीक है, ये हमें याद रखना है, राइट। इन तीनों में प्योर H2 निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्योर BaOH ट्वाइस में निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, राइट, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, राइट। लेबोरेटरी में भी प्रिपरेशन होती है। लेबोरेटरी में बताओ कैसे प्रिपरेशन होती है? ये क्या है? ये जो प्रोसेस है, ये और ये वाली प्रोसेस, इन सबको मिला दो तो ये क्या है? कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ H2। अगर लेबोरेटरी में बनाना है, तुम्हें स्कूल में बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाओगे? जिंक ले लोगे, उसमें एसिड डाल दो, जिंक के साथ डाइल्यूट एसिड डाल दो, ठीक है, तो वहां से तुम्हें H2 मिल जाता है। या तो फिर जिंक के साथ बेस डाल दो, ठीक है, तब भी तुम्हें H2 मिल जाता है। तो ये लेबोरेटरी थी, ये 3, और ये कमर्शियल था। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। So here we are ending a discussion for the chapter classification of element and periodicity in properties and hydrogen. If this video has helped you clear your concept, and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. Till then, see ya, have a good day.